नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज फिर से ये भूगोल का गंगा नदी तंत्र का पाठ चल रहा है। ये भूगोल गंगा नदी तंत्र का ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने बताया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया था और दूसरे पार्ट में बताया था गंगा नदी तंत्र का और गंगा नदी तंत्र के प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो ये गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता दिया है और अभी चल रहा है क्या, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो हम बात कर रहे हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर दिया था। कौन कौन चर्चा कर दिया था? तो उसमें बताया था यमुना नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, सोन नदी और दामोदर नदी के बारे में कल बात कर लिया था। महानंदा नदी, सोन नदी के बारे में बात कर लिया था। तो क्या किया था, इन सभी के बारे में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा के बारे में बात कर लिया था। और जमुना के बारे में भी बात कर लिया था। जो जमुना क्या है, वो गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदी है, यानी दायां किनारे से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन है? सबसे पहले मिलती है गंगा, फिर दाहिना किनारे से कौन कौन मिलती है? तो सोन मिलती है, सोन और दामोदर, ये सभी क्या मिलती हैं? गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ हैं। जबकि बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, महानंदा। और महानंदा से एक क्वेश्चन बताया था कि भारतीय क्षेत्र में गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी? पूर्वी नदी, सबसे पूर्वी नदी कौन है? तो गंगा के बाएं किनारे पर मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी, तो इसको बोल सकते हैं महानंदा नदी। यानी महानंदा नदी गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। लेकिन सभी नदियों में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या करता है? ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा में मिलती है, लेकिन इसका मिलन स्थान कहाँ है? भारतीय क्षेत्र से बाहर है ना, यानी बांग्लादेश में ये मिलता है और मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोनों का मिलन स्थान मिलने के बाद ये मेघना कहलाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर दिया था, लेकिन आज का जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? आज का जो मुख्य टॉपिक है उसका नाम है चंबल नदी। क्या? चंबल नदी के बारे में बात करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें। चंबल नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज मुख्य विशेष बात करेंगे। इन नदियों में कहाँ कहाँ सहायक नदी हैं और इनका उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए आज का जो मुख्य टॉपिक है शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना चंबल नदी। तो ये रहा चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? किस नदी का? चंबल नदी का। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार से है। यानी ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। कौन? चंबल नदी क्या है? चंबल नदी प्रायद्वीपीय पठार की नदी है। यानी ये जो भी नदियाँ हैं चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सभी क्या हैं? काली, सिंध, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। लेकिन बात कर रहे हैं चंबल नदी की। तो चंबल भी क्या है? इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मालवा पठार से है ना। मालवा पठार में कहाँ पे है? तो मऊ नामक स्थान से, मालवा पठार में मऊ नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है ना। और बात करते हैं तो मिलता कहाँ है चंबल नदी? तो यह चंबल नदी जो है ना, ये चंबल नदी आप मैप देख रहे हैं, इसको जूम करके बता देते हैं। ये चंबल नदी है। तो चंबल नदी का मिलन स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का मिलन स्थल उत्तर प्रदेश के, कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के इटावा के पास में है ना। यानी चंबल नदी आकर जमुना में कहाँ मिलती है? तो चंबल नदी आकर अपना जल गिराती है जमुना नदी में, और जमुना नदी में कहाँ मिलती है? तो इटावा के पास में। कहाँ? इटावा के पास में। इसको ध्यान में रखेंगे, चंबल नदी कहाँ गिरती है? तो यह जल अपना इटावा के पास में गिराती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही बना कि इसका उद्गम स्थल मालवा के पठार से है ना, और मऊ नामक स्थान से निकलता है। दूसरा पॉइंट बना कि यह इसका संगम स्थल कहाँ है, यानी मिलन स्थल कहाँ है इसका? तो यह अपना जल जमुना में गिराती है। और कहाँ? तो इटावा में। इटावा कहाँ है? इटावा उत्तर प्रदेश में है। तो इटावा के पास में अपना जल गिरा देती है। कहाँ? इटावा के पास में। तो उम्मीद है आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चंबल नदी को किसके लिए जाना जाता है? तो चंबल नदी को उत्खात की भूमि के लिए जाना है। क्या? उत्खात भूमि के लिए जाना जाता है, यानी बैड लैंड टोपोग्राफी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में
बैड लैंड टोपोग्राफी, यानी उत्खात भूमि के लिए जाना जाता है। और बात करते हैं चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर प्रमुख बांध बनाया गया है। क्या? चंबल नदी पर प्रमुख बांध बनाया गया है कौन? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर? चंबल नदी पर है। और जवाहर सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो यह भी चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और महाराणा प्रताप सागर बांध, यह कहाँ है? किस बांध पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर कोटा बैराज बांध बनाया गया है। तो उम्मीद है यह भी यहाँ से क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि इस नदी पे प्रमुख बांध कौन कौन सी है। तो गांधी सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है और महाराणा प्रताप सागर बांध है। तो उम्मीद है आप यहाँ से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ का नाम कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला स्थान आता है क्षिप्रा नदी। किसका नाम आता है? क्षिप्रा नदी का नाम आता है। सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? क्षिप्रा नदी। दूसरा आता है पार्वती नदी और तीसरा आता है सिप्ता नदी। तो उम्मीद है प्रमुख सहायक नदियाँ आप समझ पाए होंगे कि चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। तो पहला क्षिप्रा नदी है ना, और क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी और सिप्ता नदी। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो क्षिप्रा नदी है ना, इसके तट पर कौन सा शहर बसा है। तो क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। यह उज्जैन कहाँ है? यह भी मध्य प्रदेश में है। और क्षिप्रा नदी के तट पर कौन शहर बसा है? तो उज्जैन शहर बसा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो उज्जैन, है ना। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल नदी की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी के तट पर कौन है? तो उज्जैन, है ना। और उज्जैन में ही क्या नाम, एक मंदिर है, क्या नाम है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाकाली मंदिर या महाकाल मंदिर या महाकाली मंदिर पूछा जाता है, कहाँ है? तो यह उज्जैन में ही है। महाकाली मंदिर या महाकाल मंदिर एमपी में है, यानी क्षिप्रा में, मुख्य रूप से क्षिप्रा में है। तो उम्मीद है यह चंबल नदी से आप समझ पाए होंगे कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो भी मुख्य बातें होती उसके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हम प्रमुख सहायक नदी है, सबसे जो बड़ा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, आप देख सकते हैं यह ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इसका उद्गम स्थल है कहाँ? तो यह तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलता है। यह कहाँ से निकलता है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलता है। भारत में 3 नदियाँ ऐसी हैं जो, यानी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, लेकिन यह भारत से होकर के प्रवाहित होती है। भारत में कौन सी, कितनी नदियाँ हैं? 3 ऐसी नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, लेकिन भारत से होकर के प्रवाहित होती है। तो पहला बताया था सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी तंत्र में क्या कहते हैं? तो उसका प्रमुख सहायक नदी थे सिंधु नदी के कौन कौन? तो झेलम, ब्यास, रावी, सतलज और ब्यास, ये सभी क्या हैं? सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। और दूसरा नदी है सतलज, जो भी क्या है, यह भी इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बल्कि तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस्ताल झील से निकलता है। कौन? राकस्ताल झील से निकलता है कौन? सतलज नदी। अभी हम बात कर रहे हैं तीसरा नदी के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत का मानसरोवर झील से निकलता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और यह तिब्बत होती हुई सर्वप्रथम हिमालय पर्वत को काटती हुई कहाँ पे पहुँचता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये जो क्षेत्र है ना, यह जो क्षेत्र है यह अरुणाचल प्रदेश का ही क्षेत्र है। यह क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का है। फिर असम है ना। असम होते हुए क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पहुँचती है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में यह बाएं किनारे से
पद्मा मिल जाती है। यानी आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी बाएं किनारे से मिलने वाली सभी नदियों में सबसे अंतिम नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इधर से गंगा आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद ये पद्मा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद पद्मा नहीं, यहाँ सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करता है जब ब्रह्मपुत्र नदी तो इसको जमुना कहा जाता है। जब जमुना नदी गंगा की धारा पद्मा मिलती है तो उसे मेघना कहा जाता है। तो उम्मीद है कि इसका उद्गम स्थल आप समझ पाए होंगे। उद्गम स्थल कहाँ है? भारत में नहीं है बल्कि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से यह निकलता है और हिमालय प्रदेश कहाँ से? ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंच करके असम राज्य होते हुए कहाँ जाती है? बांग्लादेश में पहुंच जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? तो आपका आंसर होना चाहिए बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश में सबसे अंतिम इसका क्या है? संगम स्थल बांग्लादेश में ही है। तो उम्मीद है आप भी पॉइंट समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत का जो क्षेत्र है ना, इसे सांगपो या थारलुंग जंगबो, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थारलुंग या सांगपो, थारलुंग जंगबो या थारलुंग जंगबो या सांगपो। थारलुंग जंगबो का मतलब क्या होता है? शुद्ध करने वाली, यानी शुद्ध करने वाले पानी को थारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। तो थारलुंग जंगबो कहाँ पे बोला जाता है? तो इसका नाम को तिब्बत में जाना जाता है, थारलुंग जंगबो और सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो एवं थारलुंग जंगबो कहा जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये देख रहे दिहांग, यानी ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में निचली घाटी में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में क्या बोला जाता है? इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। यही जमुना की धारा जब गंगा की धारा पद्मा जब बांग्लादेश के एरिया में आता है तो उसको पद्मा बोला जाता है। पद्मा की धारा जब जमुना से मिलता है तो उसको हम मेघना के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त धारा दोनों क्या कहा जाता है? तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो उम्मीद है अभी आप पॉइंट समझ पाए होंगे कि मेघना किसे कहा जाता है। तो गंगा और जमुना और गंगा के मिलन स्थल को मेघना कहा जाता है। और मेघना के नाम से ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सबसे पहला आता है मानस। यह मानस है, प्रमुख सहायक नदी है। लोहित नदी है ना, मानस नदी हो गया, लोहित नदी हो गया, दिबांग हो गया, पगला दिया हो गया, है ना, सुबानसिरी, ये सभी क्या हैं? सुबानसिरी, धनसिरी, है ना, जो भी ये सभी क्या हैं? धनसिरी, सुबानसिरी, जिया बरेली, पगला दिया, ये सभी क्या नदियाँ हैं? नदी भी के नाम भी पगला दिया क्या क्या नाम रखते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब देख रहे हैं यहाँ पे असम में माजुली द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? वो भी असम में ही है ना। तो माजुली द्वीप और उमानंदा द्वीप दोनों कहाँ हैं? दोनों असम में ही हैं। तो उम्मीद है आप यह क्वेश्चन समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किसे बनाया गया है? तो बताया कि आपको माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप इसे असम सरकार को अपनी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। असम सरकार द्वारा माजुली द्वीप को क्या किया गया है? अपने राजधानी घोषित कर दिया गया है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के 16 पारा निकल के में पद्मा में मिल जाती है। पद्मा में मिलने के बाद क्या कहलाती है? यह मेघना कहलाती है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी एवं सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन लंबी एवं सबसे चौड़ी नदी के बारे में बात करें अफवाह के दृष्टिकोण से तो सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, क्योंकि गंगा की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर,
लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई की अगर बात करें तो 2900 किलोमीटर है। इसका ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। तो उम्मीद है आप यह भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। जबकि बताया था कि जमुना नदी की लंबाई कितना था, तो जमुना की लंबाई था 1376, जबकि गोदावरी नदी की लंबाई कितना था, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है भारत की, तो गोदावरी। तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो जमुना। लेकिन बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो उसका नाम आता है ब्रह्मपुत्र का। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र। तो उम्मीद है यहाँ से भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। असम से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो देख रहे हैं मानस, ये मानस कहाँ है, ये असम में ही है। और मानस एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, यह असम में है। किस लिए जाता है, तो यह एक सींगी गैंडे के लिए जाना जाता है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है जो एक सींगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गुवाहाटी, तो गुवाहाटी ये रेलवे बोर्ड की मुख्यालय भी है। गुवाहाटी में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय भी है। और बात करें तो इसके बाद क्या होता है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, असम में है। तो उम्मीद है यह ब्रह्मपुत्र नदी से जो भी क्वेश्चन बनता है वो सभी क्लियर करने के लिए हम कोशिश किए हैं। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सब समझ पाए होंगे। आपको बताया था कि यह नदी क्या करती है, अपना जल बांग्लादेश में जैसे जमुना कहा जाता है, इधर से गंगा आती है। गंगा की धारा बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, लेकिन पद्मा यह धारा जैसे ही मिलता है यहाँ पे तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना संयुक्त रूप से अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।